नमस्कार, स्वागत है आपका DVN टीवी की बड़ी खबरों में। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे कि आखिर अमेरिका का सीज फायर कैसे बना ईरान के लिए संजीवनी। जानेंगे राहुल गांधी की विदेश यात्रा सवालों में क्यों है। देखेंगे बिलावल भुट्टो द्वारा दी जा रही भारत को युद्ध की धमकी को। जानेंगे कैसे उपचुनाव की जीत से केजरीवाल को मिली संजीवनी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी ईरान इजराइल सीज फायर के बीच भारत के लिए आई अच्छी खबर की। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। दिल्ली NCR में एंट्री को तैयार है मॉनसून। मौसम विभाग ने जताए अगले 2 घंटे में बारिश के आसार। थाईलैंड कंबोडिया से भारत में करते थे ठगी, गैंग का पर्दाफाश करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। इंदौर दौंड एक्सप्रेस में 45 लाख के सामान की हुई चोरी। RPF, GRP और LCB ने 48 घंटे में ढूंढ निकाला चोर। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया क्लर्क। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश पुलिस का फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर लेकर ज्वाइनिंग करने पहुंच गया युवक, गोंडा ट्रेनिंग सेंटर से गिरफ्तार। 7 साल बाद भारतीय मंत्री जाएंगे चीन। SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे रवाना। कालीगंज विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद TMC द्वारा आयोजित जश्न के दौरान हुए विस्फोट में 13 वर्षीय लड़की की मौत के खिलाफ भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी। बिहार के मोकामा में पुलिस पर हमला, दारोगा समेत कई घायल, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। रंगलाई 2 साल की मेहनत, पन्ना की खदान में महिला को मिला 2.69 कैरेट का हीरा। रोहतास में डंपर ऑटो की भीषण टक्कर, 2 की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया रोड जाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करा दिया है। उनके इस कदम से मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर विराम लग गया है। युद्ध विराम ऐसे समय हुआ है जब ये तनाव ईरान और इजराइल से बाहर निकलकर मिडिल ईस्ट के अन्य देशों में भी पहुंच गया है। ट्रंप के ऐलान से कुछ देर पहले ही ईरान ने कतर में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया था, जिस पर सऊदी अरब भी भड़क गया था। मतलब इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई इस लड़ाई में मुस्लिम देश भी आमने सामने आ गए थे। बात और बढ़ती तो एक दूसरे पर हमले तक भी पहुंच जाते। ईरान और इजराइल के बीच ये जंग 12 दिन तक चली। 13 जून को ईरान पर इजराइल के हमले से इसकी शुरुआत हुई थी। 13 तारीख को हुए इस हमले में ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सैन्य अधिकारी मारे गए थे। अपने ऊपर हुए इस वार से ईरान भड़क गया था। उसने इजराइल पर पलटवार किया और तेल अवीव को खास तौर से निशाना बनाया। ईरान और इजराइल के बीच जंग ही चल रही थी कि इसमें अमेरिका भी कूद गया। जी हाँ, उसने ईरान में हमला किया, उसके परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। अमेरिका का हमला ईरान को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर लिया और सोमवार को कतर में हमला किया। ईरान ने सोमवार की रात को कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर एक साथ कई मिसाइलें दागी। रिपोर्ट की माने तो ईरान ने 19 मिसाइलें दागी, जिसमें से 16 को डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही खत्म कर दिया। ईरान का ये कदम सऊदी अरब को रास नहीं आया। उसने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। सऊदी अरब ने कहा कि यह गैर जिम्मेदाराना कदम है, जिसे किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता है। वहीं कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि ईरान का हमला कतर की संप्रभुता पर हमला है। अंसारी ने कहा कि कतर के पास हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। कतर और सऊदी के बयान से साफ है वो ईरान के हमले को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे।
सीज फायर नहीं होता तो वे ईरान के खिलाफ कोई कदम भी उठा सकते थे। सऊदी कतर अगर जंग में कूदते तो 1980 की यादें ताज़ा हो जाती। ये वो दौर था जब दो बड़े मुस्लिम मुल्कों की लड़ाई हो रही थी। बात ईरान और इराक के बीच जंग की हो रही है। 8 साल तक ये जंग चली थी। जी हाँ, आपने सही सुना। 22 सितंबर 1980 को इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला करके जंग की शुरुआत कर दी। सद्दाम का मकसद उस समय ईरान में इस्लामिक क्रांति का फायदा उठाना और शत अल अरब नदी वाले इलाकों पर कब्जा जमाना था। इस युद्ध में करीब 5 लाख लोग मारे गए। दरअसल इराकियों ने ईरानी सैनिकों के विरुद्ध बेहद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिनमें मस्टर्ड गैस सबसे ज्यादा घातक थी। बताते चले कि इस गैस की वजह से हजारों नागरिकों और सैनिकों की जान गई, लाखों लोग घायल और विस्थापित हुए थे। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर जा रहे हैं। उनके इस दौरे पर बीजेपी हमलावर है। जी हां, और कई तरह के आरोप भी लगा रही है। अब तमाम आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से स्पष्टीकरण सामने आया है। कांग्रेस ने मंगलवार को बताया कि राहुल अपनी भतीजी के ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होने के लिए लंदन गए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए जाने पर उस पर निशाना साधा है। इसके साथ ही स्पष्ट भी कर दिया है कि वह अपनी भतीजी के ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होने के लिए लंदन गए हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगे। बताते चले कि सोशल मीडिया पर यह भी अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी बहरीन गए हैं। हालांकि कांग्रेस सूत्रों ने कहा है कि उनकी उड़ान का कार्यक्रम नई दिल्ली, बहरीन, लंदन था। बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने इससे पहले गांधी पर बार बार गायब होने के आरोप लगाए थे। बता दें कि मालवीय ने एक्स पर कहा कि राहुल गांधी पिछले सप्ताह एक छुट्टी पर विदेश गए थे, अब वह फिर से किसी अन्य अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि बार बार गायब होने की घटनाएं क्यों हो रही हैं? ऐसी क्या मजबूरी है जो उन्हें बार बार देश से दूर रखती है? विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें भारत के लोगों को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पीएमओ हमेशा की तरह अपनी गंदी चालें चल रहा है, उसे और कुछ नहीं आता है। राहुल गांधी अपनी भतीजी के स्नातक समारोह में भाग लेने के लिए लंदन गए हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगे। बता दें, राहुल गांधी की भतीजी मिराया बाड्रा, जो प्रियंका गांधी बाड्रा और रॉबर्ट बाड्रा की बेटी है, ब्रिटेन से ग्रेजुएशन कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगला है। जी हां, बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत अगर सिंधु जल संधि को मानने से इनकार करता है तो पाकिस्तान सभी 6 नदियों से पानी लेगा। पाकिस्तान सभी 6 नदियों पर अपने देश की जनता के लिए कब्जा कर लेगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत को युद्ध की भी धमकी दे डाली है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि सिंधु जल समझौते को कभी बहाल नहीं किया जाएगा। अमित शाह के इसी बयान के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसका विरोध जताया है। बिलावल भुट्टो ने भारत को विकल्प देते हुए कहा कि भारत सिंधु जल संधि को चालू करे या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। ऐसा पहली बार नहीं है जब बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ऐसा आक्रामक बयान आया हो। इससे पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधु जल संधि को लेकर कहा था कि या तो उनका खून इसमें बहेगा या पानी बहेगा। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। सिंधु जल संधि टूटने के पीछे भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐसा बयान ऐसे वक्त पर आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर तनाव बना हुआ है। भारत ने हाल के वर्षों में इस संधि पर पुनर्विचार करने के संकेत दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पाकिस्तान तिलमिलाया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर गृह मंत्री के बयान की आलोचना की। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए किसी सियासी संजीवनी से कम नहीं है। अरविंद केजरीवाल के हाथों से दिल्ली की सत्ता निकल जाने से आम आदमी पार्टी हताश और निराश हो गई थी, लेकिन उपचुनाव में 2 सीटें उसके हिस्से में आई हैं।
पंजाब और गुजरात उपचुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, उसने कांग्रेस की राजनीतिक टेंशन बढ़ा दी है। 2 साल के बाद गुजरात और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की सियासी राह काफी मुश्किलों भरी हो सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता और अपनी सीट गंवाने के बाद से कयास लगाए जाने लगे थे कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म हो गई है, क्योंकि दिल्ली मॉडल के जरिए आम आदमी पार्टी की राजनीति सियासी परवान चढ़ी थी। यही वजह थी कि दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद केजरीवाल की सियासत पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन 4 महीने के बाद उपचुनाव में 2 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी कमबैक करने में कामयाब रही है। यह अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी दोनों के लिए सियासी संजीवनी मानी जा रही है। पंजाब के लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव आम आदमी पार्टी जीतने में सफल रही है। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद उपचुनाव में 5 में से 2 सीटें जीतना आम आदमी पार्टी के लिए किसी सियासी संजीवनी से कम नहीं है। लुधियाना पश्चिम सीट जीतकर आम आदमी पार्टी ने साल 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत सियासी आधार रखा है। और कुछ इसी तरह गुजरात की विसावदर उपचुनाव आम आदमी पार्टी के लिए अपने साख का सवाल बना हुआ था, जिसे जीतकर अपना दबदबा को बनाए रखने में वो सफल रही है। यही रही, आम आदमी पार्टी के विधायक को अपने साथ मिलाने के बाद भी बीजेपी ये सीट नहीं जीत सकी। इन दोनों सीटों पर जीत आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी मानी जा रही है, जो कि आगे के चुनाव में एनर्जी देने का काम करेगी। दिल्ली में हार के बाद जिस तरह का सियासी माहौल आम आदमी पार्टी के लिए बन गया था और केजरीवाल की सियासत पर सवाल खड़े होने लगे थे, उसमें उपचुनाव की 2 सीटें जीती है वो आम आदमी पार्टी के हौसले को बढ़ाने वाली है। भारतीय इकोनॉमी के मोर्चे पर यह खबर राहत देने वाली है। जी हां, बता दें कि ग्लोबल रेटिंग्स S&P ने देश की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बढ़ते हुए 6.5% रहने का अनुमान लगा दिया है। इस भविष्यवाणी के बाद पिछले महीने की तुलना में जीडीपी ग्रोथ में सुधार हुआ है। ग्रोथ रेट को वैश्विक अनिश्चितताओं की वजह से घटाकर 6.3% कर दिया गया था। नई एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ग्लोबल एजेंसी S&P ने कहा कि देश में मजबूत घरेलू मांग के चलते इकोनॉमी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूती से खड़ी है। जीडीपी को सपोर्ट करने वाले मुख्य फैक्टर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, सामान्य मानसून की उम्मीद, ब्याज दरों में कटौती की संभावना और आयकर में रियायतें शामिल है। आरबीआई के अनुमान के अनुरूप ही S&P भी कुछ इसी तरह की अर्थव्यवस्था को लेकर संभावना जताई है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% बने रहने की उम्मीद जताई थी। इधर अमेरिकी टैरिफ पर S&P की रिपोर्ट में भी चिंता जाहिर की गई है और कहा गया है कि इससे निवेश और वैश्विक व्यापार को चोट पहुंच सकती है। साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी मंद पड़ सकती है। इस रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट में तनाव का भी जिक्र करते हुए कहा गया है कि अमेरिकी मिलिट्री एक्शन से स्थिति और खराब हो सकती है। इसके साथ ही अगर कच्चे तेल की कीमत ज्यादा समय तक ऊंचे भाव पर टिकी रही तो इससे भी ऊर्जा आयात पर निर्भर भारत जैसी अन्य इकोनॉमी के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। गौरतलब है कि भारत अपनी जरूरतों का करीब 90% आयात पर निर्भर है। साथ ही करीब 50% प्राकृतिक गैस भी बाहर से मंगवाते हैं। ऐसे में क्रूड ऑयल की कीमत ऊपर गई तो इससे न सिर्फ भारत जैसी इकोनॉमी का व्यापार घाटा बढ़ेगा, बल्कि महंगाई बढ़ेगी, जीडीपी पर उसका विपरीत असर भी देखने को मिल सकता है। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए DBN TV न्यूज़ के साथ।